हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 सितंबर से ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का, जो 19 और 20 दो दिन होने वाला है। और दोनों में फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग और 20 को भी फर्स्ट और सेकंड सिटिंग दोनों में इस तरह से एग्ज़ाम होंगे आपके। तो उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, इसे याद करके जाएँ। और इसको मैं दो या फिर 3 पार्ट में कवर कर दूँगी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पहला वीडियो है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ रिसेंटली granted India citizenship to those Tibetans who were born here between। तो रिसेंट जो ग्लोबल सिटीजनशिप बेसिकली हमें जो है सो ग्लोबल के बारे में या फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड हमें जानकारी देने के लिए आप यहाँ पे अब हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है, आपके सिलेबस में ऐड किया गया। तो इसलिए जो रिसेंटली न्यूज़ वगैरह हुए हैं, करंट अफेयर्स हुए हैं, तो उसको भी ऐड करेगा आपके क्वेश्चन में, ताकि आप जो है चेक करें कि आप रिसेंट है या नहीं है, आप अपडेटेड है या नहीं। तो इसलिए मैंने रिसेंट वाले क्वेश्चन को सारे लिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन दिल्ली हाई कोर्ट जो है सो रिसेंटली एक रूल या फिर एक क्या बोल सकते हैं एक्ट लागू किया है कि वही सिटीजन होंगे जो इस डेट से इस डेट में बॉर्न हुए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है कि जनवरी 31 से 1960 के बीच में और मार्च 31 से 1990, मतलब कि 1960 से 1990 के बीच में जो यहाँ बॉर्न हुए होंगे, या फिर 1947 से, या फिर इसके ऐसा तो नहीं है कि आप बोलो कि मेरा तो 2003 है, 2004 है, ऐसा नहीं। 1990 के बाद के सारे यहाँ पे हो सकते हैं। वो बोल रहा है कि इसके बीच में जो जन्मे होंगे वो टाइबेटियंस की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकंड है अगस्त 15 1947 टू 30 जुलाई 1987, जनवरी 26 1950, जुलाई 1 1997, जनवरी 1 1952, अगस्त 15 1990। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, इसे याद कर लीजिएगा। अगर ये आपके लिए एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हो। फिर सेकंड है द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वाज इंटर्ड इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया थ्रू एन अमेंडमेंट इन द ईयर। तो कौन से ईयर में जो है सो ये अमेंडमेंट आपका लागू हुआ था? तो 2005 में ये आपका लागू हुआ था। क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए क्या है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी इस तरह से आपका आ सकता है, इजी क्वेश्चन आपको नहीं देने वाले, क्योंकि मैं बता दूं कि ये ऑब्जेक्टिव होने वाले 25 क्वेश्चन आपके आएंगे और हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर होगा। इसका मतलब कि हर एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा और हल्का आपको स्टेटमेंट वाइज देगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रही हूँ कि पहला क्वेश्चन कुछ पूछा, बोल रहा है क्या कि विथ रेफरेंस टू इंडिया, मतलब कि इंडिया के संदर्भ में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है दोनों या फिर फॉल्स है दोनों, यह बताना है विथ रेफरेंस टू इंडिया। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। यहाँ पे सिर्फ एक ही नागरिकता है और एक ही डोमिसाइल है, या फिर ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। एक सिटीजन जो है सो एक कोई भी अगर एक सिटीजन है तो जन्म से ही वो जो है सो हेड ऑफ स्टेट हो सकता है। या फिर तो थर्ड है, ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर किसी भी एक फॉरेनर को अगर यहाँ का सिटीजनशिप मिल गया तो वापस नहीं जा सकता। फिर है तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सो करेक्ट है। तो ये सेकेंड और 3 तो हमें करेक्ट लग ही नहीं रहा है, इसलिए आपका फर्स्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके आ सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 3, 2 एंड 3। तो आपका कौन सा हो जाएगा, 1 एंड ओनली हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे के बीच में दिमाग में ये भी डाउट होगा कि कैसा आएगा, इंग्लिश में आएगा पेपर या फिर हिंदी में आएगा। तो जैसा मुझे लग रहा है कि ये आपका जो हल्का इंग्लिश है, और इंग्लिश में तो दिया हुआ है, ये सिलेबस में अभी आपका इंग्लिश में है, लेकिन ये टॉपिक जो है सो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, तो इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कंफर्म तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे जो लग रहा है ये मैं बता रही हूँ। आप जैसा तैयारी करके जा सकते हैं। अगर इंग्लिश भी कर रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, हिंदी भी कर रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आप समझ जाओगे हिंदी का इंग्लिश। फिर देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 के रिगार्डिंग में कौन सा जो है सो ट्रू है? तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, ए पर्सन हु वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री इज नो लॉन्गर एन इंडियन सिटीजन। फिर सेकंड है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। फिर थर्ड है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें हमारा जो पूरा सिटीजनशिप है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है,
फिर यहाँ पे देखिए, फिर उसी तरह से स्टेटमेंट वाला आ गया क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिटीजनशिप इन इंडिया। तो भारत का जो सिटीजनशिप है, भारत का जो नागरिकता है, उसके रिगार्डिंग में इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और समझना है और बोलना है कि दोनों में से कौन सा ट्रू है। तो क्या बोल रहा है, द सिटीजनशिप क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। जो सिटीजनशिप का जो क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब फोर्स में आया, इस तारीख को। और फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि सिटीजनशिप प्रोविजंस वेयर बोरोड फ्रॉम द कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बोल रहा है कि कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड लिया गया है। तो कौन सा सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या फिर नन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका नन हो जाएगा। फिर सेकेंड थर्ड जो भी हो, नंबरिंग मैंने नहीं किया हुआ, देख लीजिए इससे क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ओसीआई का अगर फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछे तो आप बोल सकते हो कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है, बताना है कि सारे स्टेटमेंट से कौन सा सही है। तो दे कैन ट्रैवल टू रेस्ट्रिक्टेड एरियाज विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। वो किसी भी एरिया में जाकर ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। दे कैन बाई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज एंड एक्सरसाइज ऑनरशिप राइट्स। फिर थर्ड है, दे डू नॉट एंजॉय पैरिटी विथ एनआरआईज इन इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल मैटर्स। तो आपको बोल रहा है क्या कि इसमें जो ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। ध्यान दीजिए कौन सा इनकरेक्ट है ना, कौन सा इनकरेक्ट है। 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 एंड 1 2 एंड 3। तो कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कि कौन सा गलत है। तो किसी भी एरिया में जो है सो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं कि आप चले जाओ आगरा घूमने के लिए, नहीं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है, वहाँ पे आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के जा सकते हो, नहीं, ये भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीनों आपका गलत है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3, दिस ऑल आर इनकरेक्ट। ठीक है, आप ध्यान से कि इनकरेक्ट लिखा हुआ, करेक्ट लिखा हुआ, ये सब छोटी सी माइनर मिस्टेक मत करिएगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, विच द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप वेदर एक्वायर्ड अंडर द एक्ट ऑफ प्रायर टू इट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका देखिए, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। फिर सेकेंड है, द सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरली resident out of India for 7 years continuously. The citizen has within 5 years after registration or naturalization been imprisoned in any country for 2 years. तो कौन सा बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो अब यहीं पे बोल रहा था कि विच द फॉलोइंग आर वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप वेदर एक्वायर्ड अंडर द एक्ट ऑफ प्रायर टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो सिटीजनशिप है ये कब जो है सो हमसे छीना जा सकता है, या फिर कब जो है सो हम अपने सिटीजनशिप को, अपनी नागरिकता को खो सकते हैं। तो कब कब खो सकते हैं, कब आप, जब आप जो है सो किसी अदर कंट्री का अगर आप सिटीजनशिप ले लें तब खो सकते हो क्या। या फिर दूसरा बोल रहा है कि अगर 7 साल लगातार किसी दूसरे कंट्री में रहे तब खो सकते हो। या फिर थर्ड बोल रहा है कि किसी भी 5 साल के अंदर जो है सो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बिन इम्प्रिजन इन एनी कंट्री ऑफ 2 years। तो किसी दूसरे कंट्री में 2 साल के लिए आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इस तीनों केस में है सो आप अपना सिटीजनशिप जो है इंडिया का वो खो सकते हैं। इसलिए आपका जो होगा ये 1 2 एंड 3 ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रीयूनिकेशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। ये तीनों वर्ड है। तो बोल रहा है क्या कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द मोड्स ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो ये तीनों में से क्या जो ऐसा मोड है जिससे कि हम इंडियन सिटीजनशिप को खो सकते हैं। तो ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ऑल 3। उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारा कुछ समझा दूँ। मैं 1 2 आपको हिंदी के लिए भी बता दे रही हूँ ताकि आप समझ जाओ अच्छे से। अगर हिंदी में भी आ जाएगी तो भी अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में देगा, क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी है ना, और उनका हल्का हल्का ये मैच कर रहा है सिलेबस, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देंगे। लेकिन आप हिंदी कर रहे हो तो इंग्लिश भी करो, अब तो इतना आप हिंदी इंग्लिश समझ ही सकते हो। वैश्विक नागरिकता शिक्षा निम्नलिखित में से किसका संवर्धन करती है। तो निम्नलिखित में से किसका संवर्धन करती है। तो वैश्विक नागरिकता के लिए साझा अंतर्राष्ट्रीय कानून, या फिर समस्त देशों के बीच वीजा सहित नागरिकता से संबंधित मुद्दे, या फिर बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क, या फिर बोल रहा है अधिक शांतिपूर्ण, सहनशील, समावेशी, सुरक्षित व संधारणीय समाज। तो इस पर क्या होगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वैश्विक नागरिकता के लिए साझा अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये हो जाएगा।
फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है वैश्विक नागरिकता शिक्षा, GCED का अगर आपको फुल फॉर्म पूछे तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, का लक्ष्य क्या है? छात्रों को यूएनओ का सदस्य बनाना, समकालीन वैश्विक चुनौतियों को समझने के लिए छात्रों की सहायता करना, या फिर छात्रों को शांतिपूर्ण समाज के संरक्षक बनने के लिए बनाना, या फिर छात्रों को विदेशी सेवाओं में शामिल होने के योग्य बनाना। ये नीचे दिए गए ये छात्रों को राजनयिक बनने के लिए योग्य बनाना। तो इस तरह से ई करके ABCD करके 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है कि ये पांचों में से जो है सो कौन सा सही होगा, पांचों में से कौन सा सही होगा कि जो है सो नागरिकता, वैश्विक नागरिकता का लक्ष्य क्या है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा का लक्ष्य क्या है, इस पांचों में से कौन सा सही होगा। तो आप खुद समझ सकते हो। देखिए ये तो यूएनओ का सदस्य बनाना, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे बच्चे जो है यूएनओ का सदस्य ही बन जाए। फिर देखिए दूसरा क्या है कि समकालीन वैश्विक चुनौतियों को समझने के लिए छात्रों की सहायता करना, ये सही हो सकता है एक तरह से। छात्रों को शांतिपूर्ण समाज के संरक्षक बनने के लिए बनाना, ये एक तरह से सही हो सकता है। विदेशी सेवाओं में शामिल होने के योग्य बनाना, ये भी तो नहीं होगा। राजनयिक ये बनने के योग्य बनाना, ये भी नहीं हो सकता। तो बी और सी आपका जो है सिर्फ सही होगा, ठीक है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। फिर देखिए हु इज़ द राइटर फाइटिंग फॉर द जेंडर इक्वलिटी। अब जेंडर इक्वलिटी के लिए हम लोग कुछ थोड़ा सा देख लेंगे। मैं मतलब कि एकदम है सो मिक्स करके आपको कंपाइल करके बता रही हूँ। इस तरह से 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। अप्रॉक्स मैं 1-2 वीडियो और बना दूँ तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। फिर जो भी एग्जाम होगा उसका मैं सेट लेके आ जाऊंगी विथ आंसर। हु इज़ द राइटर फाइटिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी। फाइटर ऑफ फॉर जेंडर इक्वलिटी के राइटर कौन है? तो इसमें मैंने आंसर दे दिया है, अरुंधति रॉय इसकी जो है राइटर है, ठीक है। व्हेन इज द जेंडर इक्वलिटी डे सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड। किस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है कब जेंडर इक्वलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस फीमेल लीडर हु फाउट फॉर जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी के लिए जो फाउट की हैं वो फेमस लीडर कौन है? फीमेल लीडर तो सरोजनी नायडू। और इन्हीं का ही जो बर्थ डेट है वो 8 मार्च है, इसलिए इनके बर्थ डेट को ही हम लोग जेंडर इक्वलिटी डे के रूप में मनाते हैं। व्हेन इज इंडियाज वीमेंस डे सेलिब्रेटेड। वीमेंस डे भी हम लोग 8 मार्च को ही सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का, नॉट ये इंटरनेशनल का मैं नहीं बता रही हूँ, इंडिया का बता रही हूँ। हाउ सेक्सुअल हरासमेंट डिस्कस्ड। सेक्सुअल हरासमेंट को कैसे डिस्कस किया जाता है? तो ये आपको जो है सो इमोरलिटी डिस्कस किया जाता है, इमोरलिटी। फिर देखिए ये है व्हाट इज़ द जेंडर इक्वलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्ट। तो पावर एंड स्पिरिट जो है सो ज़रूरी है। व्हाट डज जेंडर इक्वलिटी मीन। जेंडर इक्वलिटी का मीन क्या है? थिंकिंग पावर, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी या फिर इक्वलिटी। इक्वलिटी ही का ही जेंडर इक्वलिटी का मतलब बेसिकली इक्वलिटी ही है। व्हाट इज द मूवमेंट फाइटिंग फॉर इक्वल पे कॉल्ड। मूवमेंट फाइटिंग फॉर इक्वल पे कॉल्ड टू द लेबर मूवमेंट, टू द लेबर मूवमेंट। व्हाट इज द हु इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इक्वलिटी। कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ना। फिर जेंडर इक्वलिटी इज प्रोटेक्टेड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जेंडर इक्वलिटी को किस आर्टिकल में डील किया गया, फिर किस आर्टिकल में प्रोटेक्ट किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और आप कैसे तैयारी कर रहे हो, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF मैं टेलीग्राम में भेज दूँगी, ठीक है। थैंक यू।